हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए नो मर्सी की लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड नंबर 7 का एंड हुआ था। सियोक जियोंग को इंजर्ड कर देता है और ये सब कुछ देखकर सुमिन बहुत ही हैरान हो जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जियोंग के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। फिर सियोक फौरन वहां से भाग जाता है और जियोंग नीचे गिर जाता है, लेकिन जियोंग सुमिन को कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। मैंने तुम्हें अपने पर्पस के लिए यूज किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी माफ ना करो इसके लिए। सुमिन कहती है कि अभी तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। फिर इतने में वहाँ पर मिस्टर कैंग भी आ जाते हैं और वो भी जियोंग की हालत को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और वो फौरन से एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। लेकिन सुमिन जियोंग के लिए बहुत ही फिक्रमंद होती है। और दूसरी तरफ चेयरमैन इन्वेस्टर से मिलता है। इन्वेस्टर उसको कहता है कि जो कुछ तुम लोगों ने जियोंग के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस तरह से तो मेरा करियर भी खतरे में पड़ सकता है और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर चेयरमैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर एक दफा भी तुमने इस तरह की दोबारा बात की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ छुपके सियोक भी सुन रहा होता है और अब उसको समझ में आ चुका था कि चेयरमैन असल में क्या गेम खेल रहा है। और फिर अगले सीन में प्रेसिडेंट के पास एक आदमी जाता है और प्रेसिडेंट उसको कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मशीन मुझे जल्द से जल्द वापस चाहिए और जिसने भी उस मशीन को उठाया है उसको मार डालना। तो वो आदमी ओके करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सियोक आता है और वो प्रेसिडेंट के सामने एक मशीन रखकर कहता है कि आप इसी को ढूंढ रहे थे ना। ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने इसके अंदर जो कुछ भी रिकॉर्डेड था वो सब कुछ सुन लिया है। सियोक कहता है कि इसके अंदर क्या रिकॉर्डेड था, वही ड्रग्स वाली बात, लेकिन वो मैं सब कुछ सुन चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक फेवर दें वरना ये सब कुछ मैं पब्लिक कर दूंगा। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस एक मशीन की वजह से तुम मुझे फंसा सकते हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करते रहो। फिर उसके बाद सियोक प्रेसिडेंट को एक मोबाइल दिखाता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के खिलाफ बहुत से एविडेंसेस थे और तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। जब जियोंग प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा था तो असल में उसको वो स्पाई कर रहा था। उसने अपने कोट पर एक छोटा सा मिनी कैमरा लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था और हर फुटेज को वो बनाता जा रहा था ताकि वो प्रेसिडेंट के सारे काले करतूत दुनिया के सामने ला सके। लेकिन ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट हंसने लग जाता है और वो फिर सियोक से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ कोई एविडेंस बन सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे खिलाफ क्या करते हो। तो सियोक कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुम्हारे साथ कितने साल काम करता रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है कि तुम मेरे लिए एक यूजलेस गाय थे और मैंने तुम्हें इसीलिए अपने काम में लाया है क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा वो काम कर सकते हो। इससे ज्यादा तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तुम मेरे लिए एक डॉग की तरह हो। ये सब कुछ सुनकर सियोक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो प्रेसिडेंट को मार देता है। और इधर चेयरमैन जियोंग के डैड से मिलते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी बेटे की तबीयत अब कैसी है? तो डैड कहते हैं कि मेरे बेटा कॉन्शियसनेस खो चुका है और शायद वो कोमा में चला गया है। ये सब कुछ देखकर चेयरमैन कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से हम सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे, हमें उसके प्लान में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ देखकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर उसके बाद उसको एक आइडिया आता है और वो जियांग के डैड को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने बेटे को उठाने की कोशिश मत करो। वो जब तक कोमा में है उसको कोमा में रहने दो जब तक इलेक्शंस नहीं गुजर जाते। मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शंस मेरे लिए सक्सेसफुल रहे वरना मेरा कैरियर खतरे में आ सकता है। ये सब कुछ सुनकर डैड भी कुछ सोचने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ सुमिन जियोंग के साथ होती है। वो उसके सारे सामान को चेक करती है। फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कल तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊँ और तब तुम जाग रहे हो, तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं सोना है। और ये सब कुछ जियोंग के डैड भी सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब सुमिन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो जियोंग के डैड को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। और फिर अगले सीन में जियोंग के डैड को ये बात पता चलती है कि उनके सारे स्कैंडल्स को कोई लीक करता जा रहा है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सुमिन उनको रोक देती है। वो कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर तेज बोल नहीं सकती, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? फिर उसके बाद सुमिन जियोंग के डैड के साथ कार के अंदर बैठी हुई होती है। सुमिन कहती है कि मैं ये बात मान भी नहीं सकती थी
कि एक डिटेक्टिव के डैड करप्ट हो सकते हैं। आपके करप्शन की वजह से आपके बेटे को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और मैं ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कोई डैड अपने चाइल्ड से इतनी नफरत कर सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है और दूसरा, जियोंग किसी भी उल्टे काम में मेरे साथ बिल्कुल नहीं देता था, तो मुझे लगा कि उसके लिए ये सब कुछ जरूरी है। सोमिन कहती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी भी नफरत नहीं कर सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और आपको यही लगता होगा ना कि जियोंग आपसे नफरत करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो एक पिक्चर रखती है वहाँ पर और कहती है आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। वो पिक्चर अभी तक जियोंग के पास ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे नफरत नहीं करता है, बस वो आपसे दूर रहना चाहता है। ये कह के सुमिन वहाँ से चली जाती है और डैड भी उस पिक्चर को देखकर बहुत ही एम्बैरेस फील करते हैं। उसके बाद सुमिन ली से मिलने के लिए जाती है और वो ली को कहती है कि मैं दोबारा चाइना जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सियोक के बारे में पता लगवाना है। मुझे लग रहा है कि वो फॉरेन से चाइना वापस गया होगा, बस तुम मेरे वहाँ पर जाने का इंतजाम कर देना। तो ली उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी प्रिपरेशंस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि अब सियोक को सारी हकीकत का पता चल चुका है। और उधर हम लोग सियोक को देखते हैं जो कि चाइना वापस पहुँच चुका था और वहाँ पर सब लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। वो वापस आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जब सियोक के पास पार्क की कॉल आ जाती है। सियोक पार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। पार्क कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे देखकर चौंक गए हो क्या? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि तुमने चेयरमैन को मार डाला है, लेकिन मरने से पहले चेयरमैन की कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास रह गई थी। फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग को प्ले करती है जिसमें चेयरमैन ने कहा होता है कि अगर मैं मर गया तो इस सब का कसूरवार और कोई नहीं बल्कि सियोक होगा, क्योंकि उसके अलावा मेरी जान को और किसी से भी खतरा नहीं है। तभी पार्क कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँ और उनको जाकर मैं ये सब कुछ दिखा दूँ, उसके बाद तो तुम पकड़े जाओगे ना। तो सियोक को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पार्क से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। और फिर वो गुस्से से कॉल कट कर देता है और दूसरी तरफ सियोक के सामने एक आदमी को लाकर डाला जाता है और सियोक उस आदमी को बहुत ही ज्यादा मारता है। वो कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम पार्क के लिए काम करते थे ना। तो वो आदमी कहता है कि प्लीज तुम मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने पार्क से सिर्फ मैसेज पर बात की थी और उसके अलावा वीडियो कॉल पर मैं कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं गया था। सियोक कहता है कि अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है कि तुमने मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। सियोक की सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वो आदमी कहता है कि क्या अब मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो सियोक कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की। फिर उसके बाद उस आदमी को सारे गार्ड्स पकड़ के मारने लग जाते हैं और सियोक दोबारा से पार्क को वीडियो कॉल करता है और वो पार्क को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ चाइना मेरे पास आओ और तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली आओगी। पार्क कहती है कि ठीक है, ये सब कुछ मैं कर दूंगी। और असल में बात करने वाली सुमिन होती है जो कि पार्क बनकर सियोक से बात कर रही थी। सुमिन ने अब क्या प्लान किया हुआ था ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। पार्क सियोक को कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे जल्द मिलने के लिए आऊंगी और फिर सियोक फौरन से कॉल कट कर देता है और सुमिन भी वहाँ से फौरन भागती है। और इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक का एक आदमी जियोंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो वहाँ पर जियोंग होता ही नहीं है। फिर वो हर जगह पर जियोंग को ढूंढने लग जाता है, लेकिन इतने में जियोंग के रूम में कोई और आता है और वो आदमी उसको कहता है कि तुम कौन हो। तभी ये सीन यहीं पर ही कट होता है और अगले सीन में सुमिन चाइना पहुंच चुकी होती है। तभी एक आदमी उसको बेहोश करके अपने साथ वहां से ले जाता है और फिर उसके बाद उसको सियोक के सामने लाकर डाला जाता है। सियोक कहता है कि तुम ही मुझसे पार्क बन के बात कर रही थी ना, और जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारी मॉम थी, ये सब कुछ तुमने मुझे छुपा कर रखा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहती हो जिसको मैंने बहुत ही बेदर्दी से मार डाला है, या फिर तुम अपने डैड के बारे में बात करना चाहती हो? तुम आज किसकी बात करोगी? ये सब कुछ सुनकर सुमिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसको कहती है तुम चुप कर जाओ। तभी सियोक हंसता हुआ किसी को कॉल मिलाता है और वो सुमिन बन के उससे बात करता है। वो कहता है कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें। फिर उसके बाद वो सुमिन को भी शो करवाता है तो वो लेडी ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है और वो रोने लगती है। सुमिन को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। फिर उसके बाद गार्ड्स उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उसको अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं और सुमिन वहीं पर ही बेहोश पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद उसको सियोक के सामने दोबारा से लाया जाता है और फिर एक और आदमी वहाँ पर आकर सियोक को बताता है कि जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था वो मैं कर चुका हूँ। और उस आदमी के पास एक कटी हुई उंगली भी होती है। सियोक उस उंगली को पकड़ लेता है और वो सुमिन को दिखाकर कहता है कि देखो जियोंग की उंगली है ये। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूँगा? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और जियोंग के साथ जो कुछ हो चुका है वो सब कुछ वो डिजर्व करता था। ये सब कुछ देखकर सुमिन को सियोक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सियोक उस आदमी को कहता
कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम सुमिन को मार डालो, ये वो आखिरी चीज है जो कि मैं तुमसे चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो आदमी सुमिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो सियोक को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसको गार्ड पकड़ लेता है। सियोक के सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और इतने में वहाँ पर कीसुन आ जाती है। ये वही औरत होती है जिसकी एपिसोड 1 में सुमिन ने हेल्प की थी, और फिर उसके बाद जियोंग ने इसको बाद में अरेस्ट कर लिया था। और फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब वो आदमी हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पर उसके रूम में कोई और आई थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि कीसुन थी। कीसुन ने उस आदमी को अपना टैटू भी दिखाया था, जिससे उस आदमी को समझ में आ गया था कि वो भी उनकी टीम की बंदी है। देन प्रेजेंट सीन में कीसुन कहती है कि तुम मेरे बेटे को लालच देकर यहाँ पर लेकर आ गए थे, और फिर उसके बाद तुमने उसको क्रिमिनल बना दिया, और तुमने मुझे भी इस टीम को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हारी ये टीम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। सियोक फौरन से मौका देखकर वहाँ से भागता है और सुमिन भी उसके पीछे जाती है, और कुछ ही देर में वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। इधर सियोक फौरन से अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर वो एक चिप को निकालता है। सुमिन कहती है कि ये सारे एविडेंसेस तुम मुझे दे दो, क्योंकि अब तुम वैसे भी नहीं बच पाओगे। तभी सियोक उस चिप को एक ग्लास में डाल देता है, फिर उसके अंदर ड्रिंक मिलाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को कैसे मारा था। आज तुम्हारी भी मौत उसी तरह की जाएगी। फिर उसके बाद सुमिन और सियोक भी लड़ने लग जाते हैं, और फिर सुमिन सियोक को धक्का देकर उसकी नाइफ को उठा लेती है, और फिर उससे वो सियोक को इंजर्ड करती है। वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? ऐसा ही दर्द मेरे डैड को हुआ था जब उन्होंने तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट की थी, और ऐसा ही दर्द मेरी मॉम को हुआ था जब तुम्हारी कार की वजह से मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, और फिर भी उसके बाद तुमने उनकी कोई हेल्प नहीं की। सुमिन बार बार सियोक के अंदर वही छुरा घोंपती जा रही होती है और अपनी मॉम और डैड की डेथ्स को इमेजिन किए जा रही होती है। फिर उसके बाद वो अचानक से पीछे होती है। इतने में वहाँ पर जियोंग और बाकी कुछ लोग भी आ जाते हैं। जियोंग फौरन से सुमिन को संभालता है, और सियोक की ये हालत देखकर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर दूसरी तरफ कोरिया में हर तरफ यही बातें बताई जा रही होती हैं कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग को पकड़ा जा चुका है, और अब जो लोग उनके स्कैम्स का शिकार हो जाते थे उन सबको भी जल्द से जल्द अपने घर वापस भेज दिया जाएगा, और वो सारा पैसा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है जो कि गैंग उन लोगों से ले चुका था। हर तरफ न्यूज में यही बातें बताई जा रही होती हैं, और दूसरी तरफ सुमिन बीच पर खड़ी हुई होती है। इतने में उसके पास जियोंग जाता है, और जियोंग उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही खुश हो जाना चाहिए कि जो कुछ तुम चाह रही थी वो हो चुका है। सुमिन कहती है कि हाँ, जैसा मैंने चाहा था वो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे की लाइफ में कैसे स्पेंड करूंगी। अपने पेरेंट्स के बगैर मुझे ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जियोंग कहता है कि तुम्हें रास्ता अपने लिए खुद निकालना होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम वो करो जो कि तुम करना चाहती हो। तो सुमिन कहती है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या करना है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, और फिर हम लोगों को 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक प्रिजनर को ये बात कह रहा होता है कि अब तुम्हारी सजा का वक्त खत्म हो चुका है और आज तुम्हें रिलीज कर दिया जाएगा। अब तुम वैसी जिंदगी गुजारना जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने चाही थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि सुमिन होती है। फिर उसके बाद सुमिन अपने घर वापस आती है और वो अपने मॉम डैड की पिक्चर को देख रही होती है। तभी उसके पास ली की कॉल आती है और ली उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा था, तुम अपने बैग के अंदर चेक करो, और अगर तुम्हें वो गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगे तो तुम मुझे 500 यॉन दे सकती हो। ये सुनकर सुमिन स्माइल करती है, और फिर उसके बाद जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसके अंदर एक USB होती है। सुमिन उस USB को कनेक्ट करती है और उसके अंदर उसके मॉम की रिकॉर्डिंग होती है। मॉम कह रही होती है कि सुमिन, तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा पेन दिया है। ये सब कुछ मैं नहीं चाहती थी, मैं बस ये चाहती थी कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकूं, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा लव करती हूँ। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी एनिमी हूँ, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा लव था। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद भी अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो। मैंने तुम्हें एक्टिंग करने से रोका था, लेकिन उस दिन मैं खुद तुम्हारे शो में आना चाह रही थी। उस सब के लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जो कुछ तुम करना चाहती हो तुम वो करके रहोगी, और तुम अब अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। आई लव यू सो मच माई डॉटर। ये सब कुछ देखकर सुमिन भी हंसने लग जाती है और वो भी अपनी मॉम को आई लव यू कहती है, और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोती है।
अब वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी जहाँ पर उसके पास उसके पेरेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन अब उसके लाइफ में कोई फेयर भी नहीं होगा। और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है और नेक्स्ट मुझे किस ड्रामे पर वॉइस ओवर करनी चाहिए। आप सब लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो सजेशंस ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।